अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ओवरहेड्स वाला चैप्टर मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने क्लास में काफ़ी कुछ गाइड कर दिया था, तो लेकिन हम फिर से थोड़ा सा मैं जल्दी से हम मूव करते हैं जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं वहाँ से। तो ओवरहेड किसे कहते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट जो नहीं होती, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड्स कहते हैं। तो ये बस आपके पास यहाँ तक ये जो नोट्स हैं इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की बस डेफिनेशन लिखी हुई है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर आपको बताया हुआ कि ओवरहेड्स जो हैं दो तरह के होते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। हमने एब्सॉर्ब कौन से होते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स नॉर्मली एब्सॉर्ब होते हैं, मतलब ये सारा का सारा जो हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे ये सारा काम किसके लिए परफॉर्म होगा? प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मेन मकसद जो है इस सारे प्रोसेस का वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एब्सॉर्ब करना है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स नहीं एब्सॉर्ब हो सकते, उन्हें भी एब्सॉर्ब किया जा सकता है इसी पूरे प्रोसेस को फॉलो करके। ठीक है, अब आते हैं ओवरहेड एब्सॉर्प्शन एंड इट्स रीजंस। क्या रीजन है आप ओवरहेड की एब्सॉर्प्शन क्यों करते हो? तो मैंने आपको बताया था कॉस्ट पर यूनिट हमें असल में एक्चुअल फाइंड करनी होती है, तो उसके अंदर प्रोडक्शन ओवरहेड की भी एक फिगर आती है, ये वाली। तो हमने असल में इसको फाइंड करना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का? हमारा ऑब्जेक्टिव है इस कॉस्ट को फाइंड करना जो प्रोडक्शन ओवरहेड का अमाउंट आ रहा है एक यूनिट के हिसाब से। ये अमाउंट हमने फाइंड करना है। अच्छा, ये अमाउंट हमने क्यों फाइंड करना है? क्योंकि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो करते हो। जब आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहता है कि आपने अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करना है उसकी इस वाली कॉस्ट पे, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। आपने अपनी इन्वेंट्री के हर एक आइटम को वैल्यू करना है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पे। तो ज़ाहिर है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फाइंड करने के लिए आपको ये वाली फिगर भी चाहिए होगी। तो असल में ये फिगर फाइंड करना, इस ये फिगर एग्जैक्ट नहीं फाइंड होती जो डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, ये एग्जैक्ट पता होता है आपको, एग्जैक्ट कॉस्ट फाइंड होती है। ये दोनों भी एग्जैक्ट कॉस्ट फाइंड होती हैं। जो प्राइम कॉस्ट है ये इन तीनों का सम होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आता है। जो प्रोडक्शन ओवरहेड है इसका याद रखें, इसका एस्टिमेट हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो असल में ये एस्टिमेट करना, तो ये पूरा असल में प्रोसेस है ओवरहेड की एब्जॉर्प्शन का जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटर ये आपके पास बनता है IAS 2 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, IAS 2 कहता है कि आपने अपनी इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करना है? उसकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। असल में उसमें ये टर्म यूज हुई है कि आपने हर उस कॉस्ट पे वैल्यू करना है जो उसको उसकी प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन पे लाने में इनकर हुई है। तो प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन में लाने के लिए सारी प्रोडक्शन कॉस्ट इनकर हुई हैं, तो इसलिए आप टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पे उन्हें वैल्यू करते हो। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा रीजन क्या है? प्राइसिंग डिसीजंस, कि आपने प्राइस सेट करनी होती है अपनी प्रोडक्ट की। जब आप न्यू प्रोडक्ट कोई बनाते हो तो जाहिर है आपको प्राइस सेट करनी होती है। तो उसके लिए बहुत आपके पास लाजमी होता है कि आपको टोटल कॉस्ट पता हो एक यूनिट की। सॉरी, फिर उसके बाद क्या है? एस्टेब्लिशिंग दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अलग अलग कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सी प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है एक्चुअल में, तो इसका सही आइडिया, ट्रू आइडिया आपको तब होता है जब आपको उसकी ये वाली कॉस्ट पता हो। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जब आपको किसी प्रोडक्ट की पता हो तब आपको उसकी ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी का आइडिया होता है। तो आप कंपेयर कर सकते हो अपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स को आपस में और देख सकते हो कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है। फिर आते हैं एब्जॉर्प्शन स्टेजेस पे। तो इसमें लिखा हुआ है कि इन स्टेजेस पे जाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर ये क्या होता है? कॉस्ट सेंटर वो एरिया होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरेट करता है कॉस्ट को। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर वो एरिया होता है या डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं। इसका ये मतलब है कि यूनिट्स वहाँ पे एंटर होते हैं, यूनिट्स आर एंटर्ड इनटू डिपार्टमेंट एंड इट एड्स सम वैल्यू इन इट बिफोर इश्यूइंग देम टू अनदर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर आर टू वेयर हाउस। इनके अंदर आपका यूनिट एंटर होता है और कोई ना कोई वैल्यू ऐड करता है ये वाला डिपार्टमेंट उन यूनिट्स के अंदर। मतलब है कि प्रोड्यूस करता है, उनके ऊपर कोई काम होता है। ठीक है, जैसे आप कहो कि वेयर हाउस से भी यूनिट्स तो गुजरते हैं, लेकिन वेयर हाउस क्या
उनमें वैल्यू ऐड करता है तो नहीं। वेयर हाउस क्योंकि वैल्यू नहीं ऐड कर रहा यूनिट्स के अंदर, तो इसलिए वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा, इसलिए वो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर नहीं है। तो एग्जाम्पल क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, पेंटिंग कुड बी प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स इन ए व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। अलग अलग जो बिजनेसेस होंगे, कंपनीज होंगी, उनमें अलग अलग प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स होंगे। फिर प्रोडक्शन सर्विस कॉस्ट सेंटर्स हैं। ये क्या होते हैं? दीज आर कॉस्ट सेंटर्स विच प्रोवाइड सम सर्विसेज टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। ये प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे मेंटेनेंस हो गया, कैंटीन हो गया, स्टोर्स हो गया। फिर आते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट पे। ये वो वाली कॉस्ट हैं जो डायरेक्टली ट्रेसेबल हो किसी स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर के साथ। जैसे असेंबली डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर, डायरेक्टली की कॉस्ट जो है, उसके जितनी भी उससे रिलेटेड कॉस्ट है, वो क्या किसके साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है? उस असेंबली कॉस्ट सेंटर के साथ। तो ऐसी कॉस्ट जो शेयर ना हो रही हो बाकी मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर, तो उसे कहा जाता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। फिर शेयर्ड कॉस्ट है। अच्छा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को आप होल कॉस्ट आइटम भी कह सकते हो। शेयर्ड कॉस्ट को आप कॉमन कॉस्ट भी कह सकते हो। अच्छा, तो दीज आर द कॉस्ट विच आर डायरेक्टली ट्रेसेबल टू ए सिंगल कॉस्ट सेंटर। ठीक है, मतलब ये शेयर आउट हो रही होती हैं। तो जैसे रेंट ऑफ द होल प्रोडक्शन फैसिलिटी इज शेयर्ड कॉस्ट टू मल्टीपल कॉस्ट सेंटर्स। पूरी आपके पास प्रोडक्शन जो फैसिलिटी है, मतलब फैक्ट्री जो है फॉर एग्जांपल, तो वहां पे जितने भी कॉस्ट सेंटर्स हैं उन सब के ऊपर कॉमन कॉस्ट क्या है? रेंट उस जगह का। तो रेंट सारे उन सब कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर कॉमन कॉस्ट है एक। तो ये वाली आपका शेयर्ड कॉस्ट की एग्जांपल है। इसी तरह टैक्सेस उस बिजनेस की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर, तो ये एक शेयर्ड कॉस्ट की एग्जांपल है। इस तरह आपको मल्टीपल एग्जांपल्स मिल जाती हैं। फिर अब आते हैं स्टेजेस के ऊपर। बिल्कुल सिंपल सी शॉर्ट डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे हर एक स्टेज की। तो उस पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ से जो चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई थी क्लास में भी, तो उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टेजेस को। स्टेज 1 और 2 एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट में हम करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड को, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड जितना भी था पीरियड में, उसे हम शेयर आउट करते हैं बिटवीन कॉस्ट सेंटर्स। ठीक है, मतलब आप देखो एलोकेशन में हम क्या करते हैं, इन एलोकेशन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स आर एलोकेटेड टू देयर रेलिवेंट कॉस्ट सेंटर्स। सुपरवाइजर काम कर रहा था असेंबली डिपार्टमेंट में, उसकी कॉस्ट कहाँ पे लिखी जानी चाहिए? असेंबली डिपार्टमेंट के नीचे। ये हो गई एलोकेशन बस आपकी। अपोर्शनमेंट क्या होती है? शेयर्ड कॉस्ट्स आर शेयर्ड आउट बिटवीन देयर रेलिवेंट कॉस्ट सेंटर्स। ऐसी कॉस्ट जो कॉमन कॉस्ट हो, जो शेयर्ड कॉस्ट हो। मेरा इंटरनेट का मसला आ गया, मैं फिर से स्क्रीन एक सेकंड शेयर कर लूँ। अच्छा, तो अब मैं आपको स्टेजेस एक्सप्लेन कर रहा था नोट्स में। ये रहे नोट्स किधर गए, ये रहे। अच्छा, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को आप एलोकेट करते हो उनके रेलिवेंट कॉस्ट सेंटर्स पे। क्या होती है एलोकेशन? असेंबली डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर काम कर रहा था, उसकी उस सुपरवाइजर से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है वो सारी कहाँ लिखी जानी चाहिए? जो असेंबली डिपार्टमेंट है उसके नीचे। कोई किसी और डिपार्टमेंट में उसके उसका कोई लिंक नहीं है, तो किसी और डिपार्टमेंट में जरा सा भी उसका शेयर नहीं जाना चाहिए। सारे का सारी कॉस्ट कहाँ पे एलोकेट होनी चाहिए, कहाँ पे सारी कॉस्ट आपने लिखनी है? जो असेंबली डिपार्टमेंट होगा उसके नीचे। तो इसे आप याद रखें ऑल के लफ्ज से। यहाँ पे आप ऑल कॉस्ट को आप एलोकेट कर देते हो, सारी की सारी कॉस्ट आप उसकी रेलिवेंट कॉस्ट सेंटर के नीचे आप रख देते हो। फिर अपोर्शनमेंट पे आते हैं। अपोर्शनमेंट का मतलब होता है डिवाइड करना वैसे। अच्छा, इन अपोर्शनमेंट शेयर्ड कॉस्ट्स आर शेयर्ड आउट बिटवीन देयर रेलिवेंट कॉस्ट सेंटर्स। आप ऐसी कॉस्ट जो शेयर्ड, जो कॉमन कॉस्ट हो, जो शेयर हो रही हो, जैसे रेंट है, उसे आप शेयर आउट करते हो उनके रेलिवेंट कॉस्ट सेंटर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्ड क्या है? कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट सेंटर्स। तो अभी हम एलोकेशन और अपॉर्चमेंट में हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ कॉस्ट सेंटर के ऊपर शेयर आउट कर रहे हैं सारा। इश्यू आ गया ये नेट का। अच्छा, तो हम एलोकेशन अपॉर्चमेंट में क्या कर रहे होते हैं? शेयर आउट कर रहे होते हैं कॉस्ट को, प्रोडक्शन ओवरहेड को, सबसे पहले कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर। तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल 4 कॉस्ट सेंटर थे, असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, कैंटीन। आपने इन सब के ऊपर एलोकेट कर दिया ओवरहेड और अपॉर्शन कर दिया। ठीक है, ये आपके पास एलोकेशन और अपॉर्चमेंट हो गई। फिर अब आते हैं स्टेज 3 के ऊपर।
इन रीअपोर्शनमेंट all the costs allocated and apportioned to service cost centers is reapportioned to production cost centers। मतलब सारी की सारी कॉस्ट जो यहाँ पे आ गई थी एलोकेट होके और अपोर्शन होके, जितनी भी कॉस्ट इन पूरे डिपार्टमेंट्स की है असल में, वो सारी की सारी कॉस्ट को हम या तो वो एलोकेट हुई हुई होगी या फिर वो अपोर्शन हुई हुई होगी। ठीक है, क्योंकि इनसे रिलेटेड सारी की सारी जो कॉस्ट होंगी वो क्या होंगी, प्रोडक्शन ओवरहेड का हिस्सा होंगी। तो असल में इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट हैं वो सारी क्या होंगी, रीअपोर्शन होंगी, फिर से शेयर आउट होंगी बिटवीन किस में, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पे। ठीक है, तो आप सारी की सारी कॉस्ट जो मेंटेनेंस और कैंटीन में जो सर्विस कॉस्ट सेंटर्स हैं इन पे जितनी भी कॉस्ट आई है उन्हें आप फिर से शेयर आउट करोगे, फिर से आप अपोर्शन करोगे बिटवीन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। ये आपकी स्टेज 3 हो गई। फिर स्टेज 4 में हम फाइनली क्या करते हैं, यहाँ पे मैं रीड कर देता हूँ पहले। एब्सॉर्बिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर ओवरहेड्स इनटू द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट। अब हम जाके पहुंचे हैं यूनिट्स तक प्रोडक्ट के। तो अब देखो हम यहाँ पे प्रोडक्ट पे पहुंच गए हैं, तो प्रोडक्ट के साथ ही असल में लिंक करना था हमने, क्योंकि हम कॉस्ट पर यूनिट किसकी फाइंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट की। एक यूनिट किसका है, प्रोडक्ट का। तो ये हम फिर यहाँ तक ऐसे ही पहुंच सकते हैं जब यहाँ पे लिंक हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि असेंबली डिपार्टमेंट से यूनिट्स गुजर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से भी गुजर रहे होते हैं, वैल्यू ऐड हो रही होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो इसलिए सारा का सारा प्रोडक्शन ओवरहेड पहले इकट्ठा होता है इनके ऊपर, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर, फिर हम उन्हें एब्सॉर्ब करते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। चलो अब आज ये इस वीडियो के बाद आपने जो सीखना है, आपने 3 स्टेज सीखनी है पहले, स्टेज 1 एंड 2 और स्टेज 3 रीअपोर्शनमेंट। ठीक है, एब्सॉर्प्शन वाली स्टेज हम कल करेंगे इंशाल्लाह। चलो अब आते हैं उसी क्वेश्चन के ऊपर। ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में कराया था। तो इसमें अब एलोकेटेड ओवरहेड्स हैं। एलोकेशन हुई भी होती है नॉर्मली, क्वेश्चन के अंदर डाटा लिखा ही इस तरह से होता है कि वो एलोकेट हुआ हुआ होता है। अगर आपको करना हो तो वो भी कोई तुम्हें उसमें मुश्किल चीज नहीं होती। सॉरी। तो किस तरह से आपके अगर करनी हो तो उसमें क्या चीज पूछ सकता है आपसे, फॉर एग्जांपल वो कह सकता है कि 60,000 का, वो सॉरी 45,000 का इनडायरेक्ट लेबर है, इसमें से 5,000 जो है वो पैकेजिंग का सुपरवाइजर की सैलरी है। तो आपने 5,000 कहाँ पे लिख देना है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट के नीचे। बस ये सिंपल एलोकेशन ऐसे ही होती है। या तो ये हुई भी होगी या इतना आसान होगा जैसे मैंने आपको बताया इस एग्जाम्पल में। तो आप असाइनमेंट देखना, उसमें आपको ज्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके से एलोकेशन का आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। अच्छा, अब क्वेश्चन हमने करना है। सबसे पहले रेंट एंड रेट्स को क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है अपॉर्शनमेंट का वो ये वाला है। इसको मैं नीचे वाली चीज को मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। हाइड 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 हाइड। ठीक है, तो अब ये हमारे पास असम्बली, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, 3 कॉस्ट सेंटर्स हमारे पास हैं, जो कि प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस, कैंटीन, स्टोर्स, ये सर्विस कॉस्ट सेंटर्स हैं। तो अब 70,000 को हमने अपोर्शन करना है। तो अब हम किस पे करेंगे, फ्लोर एरिया की बेस पे। इसका मैंने टोटल फाइंड किया है। असाइनमेंट आपने जिस तरह से मैं कर रहा हूँ देख लो, इसी तरह से आपने करनी है। जो एक और क्वेश्चन मैं भेजूंगा डिफरेंट होगा इससे, लेकिन आपने इसी तरह से इस असाइनमेंट को करना होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ये चीज़ बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरी वाली स्क्रीन पे। सबसे पहला काम होता है बेस सेलेक्ट करना। दूसरा काम होता है आपका, जैसे मैंने पेट्रोल वाली एग्जांपल में आपको बताया था कैसे करनी थी वो सॉल्व। तो सबसे पहले बेस सेलेक्ट करते हैं, टोटल फाइंड करते हो फिर बेस का। फिर आप करते हो रेट फाइंड करते हो। कैसे, ओवर है, बल्कि कॉस्ट ले लो, कॉस्ट डिवाइडेड बाय बेस का टोटल। ठीक है, सिंपल से मैं 66 स्टेप्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में आखिर में आप क्या करते हो, आप फिर हर किसी का शेयर फाइंड करते हो। रेट मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ कॉस्ट सेंटर ऑफ बेस। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगी। सबसे पहले हमने बेस सेलेक्ट करनी है, रेंट एंड रेट्स किस बेस पे हम पोर्शन करेंगे, फ्लोर एरिया की बेस पे। दूसरा स्टेप कर लिया, टोटल फाइंड कर लिया। अब तीसरा स्टेप करते हैं 70,000 डिवाइडेड बाय बेस का टोटल, और फिर मल्टीप्लाई बाय
ये अब फोर्थ स्टेप है हमारा कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं शेयर ऑफ कॉस्ट सेंटर ऑफ बेस, मतलब है कि बेस का हम कौन सा किस कॉस्ट सेंटर का हम फाइंड करें, असेंबली का। तो असेंबली का फ्लोर एरिया में कितना शेयर है, 170, तो 170 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इंटर, हमारे पास आंसर आ गया। इसको मैं लॉक कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता इसे मैं आगे मैं इस फार्मूले को असल में कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं कॉलम चेंज कर रहा हूँ, तो मैं कॉलम को लॉक कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो अब मैं इसे आगे लिख दूंगा, तो ये खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ इन सबको प्लस करके, 70,000 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 70,000 था, तो इसका मतलब मैंने अपोर्शनमेंट ठीक किया बिल्कुल। फार्मूलाज भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो 70,000 डिवाइडेड बाय 620 मल्टीप्लाई बाय कैंटीन का शेयर, तो बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे ही चाहता था करना। अब इसको मशीन डेप्रिसिएशन किस बेस पे होगी, नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी प्लस किया सबका, और फिर अब डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, लॉक, और इसको भी लॉक, पेस्ट, ठीक है। इस फार्मूले को नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मेरा आंसर 30,000 आ रहा है, यहाँ पे भी 30,000 ही था, इन सबको प्लस करके भी 30,000 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका सम मौजूद है, तो इसका मतलब मैंने ठीक किया है। अब आते हैं इस पे, मशीन इंश्योरेंस पे, डिवाइडेड बाय इसकी भी बेस नेट बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी होगी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। फिर हीटिंग एंड लाइटिंग होगी फ्लोर एरिया की बेस पे, मल्टीप्लाई बाय इसका शेयर, लॉक करते हैं। फिर आते हैं फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, ये होगी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बेस पे, मल्टीप्लाई बाय इसका शेयर। एरर आ रहा है अभी, मैं अभी वहाँ पे उसका टोटल लिखता हूँ, फिर ठीक हो जाएगा। इन सबको प्लस करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये ठीक आ गया। अब पावर यूसेज से करते हैं। अच्छा, पावर यूसेज में आपके पास परसेंटेज अगर दी हुई हो, तो आप डायरेक्ट परसेंटेज से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो इस शर्त पे, अगर ये शर्त पूरी उतरती है तब, मतलब है कि देखो मैं ऐसे कर सकता हूँ, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, बस आंसर मेरा ठीक आ जाएगा। लेकिन एक शर्त है, वो मैं बताता हूँ। पहले इनका मैं सम कर दूं, देख लेता हूँ अमाउंट्स ठीक है या नहीं। 25,000, वहाँ पे भी 25,000, ठीक है। यहाँ पे 28,000, उधर भी 28,000, 26,000, यहाँ पे भी 26,000, 16, ठीक हो गया, तो इसका मतलब मैंने सब कुछ ठीक किया है। अच्छा, अब देखो कि अगर मैंने यहाँ पे देखो थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया पावर का, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज से, ये आप सिर्फ तब कर सकते हो जब परसेंटेज का जो सम है ना, वो 100% आ रहा हो। अगर यहाँ पे कोई और परसेंटेज आ रही होती, फॉर एग्जाम्पल 80% आ रहा था यहाँ पे इनका सम, तो फिर इस केस में मैं ऐसे नहीं कर सकता, फिर मुझे वैसे ही डिवाइड करना पड़ता, 100% डिवाइड करना पड़ता इस वाले सेल में जो 80% था उससे, और फिर मल्टीप्लाई करता इससे, मतलब जैसे मैं ऊपर करता आया हूँ वैसे करना पड़ता, अगर यहाँ पे इनका सम 100% नहीं आ रहा तब। तो 100% से डिवाइड करना क्यों नहीं है जरूरी, क्योंकि जाहिर है 100% 1 के इक्वल होता है, 100% इज इक्वल टू 1, इस वजह से, ठीक है। इसको अगर मैं फॉर एग्जाम्पल देखो, वहां पे ही 1 आ गया, मैंने 100% लिखा, 1 आ गया। तो ये असल में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फॉर्मेट हुआ हुआ है नंबर के हिसाब से, अगर ये परसेंटेज के हिसाब से फॉर्मेट करूंगा तो ये 100 लिखा आएगा। तो 1 से डिवाइड करो ना करो एक ही बात होती है, तो इसलिए ठीक हो गया। तो अब आपके पास एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट हो गई। अब आगे अब याद रखो, अगली जो स्टेज है री अपॉर्चनमेंट, उसमें ये वाली फिगर्स आती हैं, ठीक है, जो एलोकेटेड हो और अपॉर्चनड हो। चलो अब हम इस डाटा को हाइड कर लेते हैं, हमने नीचे वाला डाटा अब यूज करना है, और ऊपर वाले डाटा को मैं अनहाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने रीअपोर्शन करनी है। रीअपोर्शनमेंट में हम क्या करते हैं, फिर से मैं इस इमेज पे जाता हूँ, स्टेज 3 है, हमने सर्विस कॉस्ट सेंटर का ओवरहेड
हमने जितना भी है उनका एलोकेटेड और अपोर्शन जितना भी ओवरहेड है उनके ऊपर, सारा का सारा हमने री अपोर्शन करना है, फिर से शेयर आउट करना है बिटवीन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। तो इसका मतलब है सर्विस कॉस्ट सेंटर हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, मेंटेनेंस, कैंटीन, स्टोर्स, उनका एलोकेटेड और अपोर्शन ओवरहेड कितना है, ये वाला। तो इसको अब मैंने री अपोर्शन करना है, मतलब मेंटेनेंस का ये वाला ओवरहेड, कैंटीन का ये वाला ओवरहेड, और स्टोर्स का ये वाला ओवरहेड। ठीक है। तो अब मेंटेनेंस का 56,000 का ओवरहेड मैं किस बेस पे अपोर्शन करूंगा, बिल्कुल अब मैंने वही चीजें फॉलो करनी है, ये वाली, कि सबसे पहले बेस सेलेक्ट करनी है, टोटल फाइंड करना है बेस का, रेट फाइंड करना है, और रेट को मल्टीप्लाई कर देना है शेयर से, जो उस कॉस्ट सेंटर का है शेयर उस बेस में। तो मेंटेनेंस का ओवरहेड किस बेस पे शेयर आउट होगा, तो डाटा फॉर रीअपोर्शनमेंट हमने यूज करना है। ये हाइड क्यों नहीं हुआ, वापस आ गया, फिर से हाइड कर देता हूँ मैं। फिर से बंद हो गया, मेरा इंटरनेट का मसला आ गया, मैं फिर से चला रहा हूँ। ठीक है। तो हम यहाँ पे थे, रीअपोर्शन हम स्टार्ट कर रहे थे। तो मेंटेनेंस का जो ओवरहेड है, कैसे मैंने रीअपोर्शन करना है, बेस सेलेक्ट करनी है। क्या बेस सेलेक्ट कर पाऊंगा, मेरे पास ये तीन इंफॉर्मेशन के बने, नंबर ऑफ मेंटेनेंस कॉल्स। तो जाहिर है जो डिपार्टमेंट ज्यादा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कॉल कर रहा होगा, ज्यादा बार बुला रहा होगा, तो उसको इतनी ज्यादा जरूरत पड़ रही होगी। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ने 16 टाइम्स कॉल किया मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को, जबकि जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है उसने सिर्फ 5 टाइम्स। तो ज्यादा कॉस्ट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की किस पे शेयर आउट होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पे। ठीक है। तो यही करना है, हमने बेस सेलेक्ट कर ली, बेस का टोटल फाइंड किया, 30 आया। जो ओवरहेड है उसे डिवाइड करेंगे 30 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके शेयर के साथ। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अपोर्शनमेंट की थी। अब देखो ज्यादा ओवरहेड कहाँ पे गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेंटर के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा यूज कर रहा था मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को। ठीक है, इन सबका सम करते हैं, यही आंसर आया, तो इसका मतलब हमने ठीक किया है। अच्छा, अब देखो याद रखो कि सर्विस कॉस्ट सेंटर का ओवरहेड वापस सर्विस पे नहीं अपोर्शन होता, री अपोर्शन होता, सिर्फ अब हमने प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के ऊपर री अपोर्शनमेंट करनी है। ठीक है। अब कैंटीन पे आते हैं, किस बेस पे होगा, नंबर ऑफ मील सर्व के ऊपर। जितनी ज्यादा मील जिस डिपार्टमेंट में सर्व की होंगी, तो उतने ज्यादा वहां पे कॉस्ट जानी चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेस का टोटल मल्टीप्लाई बाय जो इसका शेयर है। लॉक किया हमने सेल को, पेस्ट। ठीक है, अब स्टोर्स का करते हैं। स्टोर के लिए क्या, कौन सी बेस सूटेबल होगी, कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा स्पेस ले रहा है वेयर हाउस की, तो उस डिपार्टमेंट को ज्यादा कॉस्ट जानी चाहिए। अच्छा, अब देखो परसेंटेज है, मैं डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन इस शर्त में कि अगर इनका सम 100% आता है तो। 100% तो आ गया, लेकिन देखो इसमें ये वाली चीजें भी शामिल हैं। लेकिन मैंने मेंटेनेंस और कैंटीन और स्टोर्स के ऊपर तो शेयर आउट नहीं करनी इसकी कॉस्ट, स्टोर्स की कॉस्ट को। ठीक है, मतलब वेयर हाउस में जितनी चीजें पड़ी हुई हैं वो मेंटेनेंस की भी पड़ी हुई हैं, कैंटीन की भी पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने तो रीअपोर्शनमेंट सर्विस डिपार्टमेंट्स को नहीं करनी। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इन तीनों का टोटल लूंगा, असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग का। तो देखो अब टोटल कितना बन रहा है, 78%। अब मैं 78% से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, मैं सम कर देता हूँ इनका, ताकि पता चले हमने ठीक किया है। 31,958, यहाँ पे भी 31,958, 25,996, वहां पे भी 29,506, तो हमने ठीक किया मतलब। अच्छा, अब देखो कि ये वाला पॉइंट मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर देखो, अगर आपके पास डाटा गिवन हो सर्विस कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड रीअपोर्शनमेंट में, तो आपने उस डाटा को सिंपली इग्नोर कर देना है। आपने जो टोटल फाइंड करना है, तो उसमें टोटल में ये वाली वैल्यूज नहीं इंक्लूड करनी है अब। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जो टोटल लिया, इसमें देखो मैंने सिर्फ इनको सम किया था, इन दोनों को नहीं इंक्लूड किया अपनी कैलकुलेशन के अंदर। तो अब हमारे पास ओवरहेड इस क्वेश्चन में कितना था, 3 लाख का। ठीक है, प्लस करके देख लेते हैं, एलोकेटेड और पोर्शन ओवरहेड को प्लस किया, 3 लाख आया। ठीक है, मतलब टोटल ओवरहेड है ये 3 लाख का। तो अब देखो इन सब को भी, इन तीनों को प्लस करेंगे, हमारा आंसर 3 लाख आना चाहिए।
ठीक हो गया, तो इसका मतलब हमने ठीक किया है। अच्छा, इस ये चीज भी लिख लो यहाँ पे कि हमने ये वाला ओवरहेड यहाँ पे माइनस हो रहा है, मतलब सारा का सारा हमने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ओवरहेड हमने शेयर आउट कर दिया, तो ये माइनस हो रहा है। ठीक है, इस यहाँ पे हमने सारा का सारा ये वाला ओवरहेड हमने कैंटीन का ओवरहेड हमने माइनस शेयर आउट कर दिया, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है। यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, अब इनका सम लो। अच्छा, ये वाली जो कैलकुलेशन मैंने की है, ये वाली लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल एलोकेटेड अपोर्शन एंड री अपोर्शन। जैसे टोटल एलोकेटेड और अपोर्शन था, इसी तरह की ये बात है, टोटल एलोकेटेड अपोर्शन और री अपोर्शन। तो ये कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड में बाकी जो री अपोर्शन किया हुआ ओवरहेड उन सबको प्लस कर लोगे। ठीक है, ये वाली चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन टोटल एलोकेटेड अपोर्शन और री अपोर्शन ओवरहेड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वाली चीज असल में आगे जाती है एब्जॉर्प्शन वाली स्टेज के अंदर। ठीक है, चलो अब बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन है। सिर्फ ये वाला सारा कुछ ये वाला नहीं है क्वेश्चन, मतलब उसमें डाटा डिफरेंट है, लेकिन तकरीबन इसी तरह का क्वेश्चन है। तो एक्सेल के ऊपर ही है, तो वो मैं एक्सेल की फाइल शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो वो आप सबने अटेम्प्ट करनी है और सबमिट करानी है मुझे। ठीक है, और बाकी मैं एक और असाइनमेंट शेयर करने लगा हूँ, वो वाली असाइनमेंट भी आप लोगों ने सबमिट करानी है। तो याद रखें, जो रीअपोर्शनमेंट क्या होती है, सर्विस कॉस्ट सेंटर का ओवरहेड हम रीअपोर्शन करते हैं, फिर से अपोर्शन करते हैं, फिर से डिवाइड अप करते हैं बिटवीन प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। ठीक है, रीअपोर्शनमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है। इन रीअपोर्शनमेंट ऑल द कॉस्ट्स एलोकेटेड एंड अपोर्शन टू सर्विस कॉस्ट सेंटर्स इज रीअपोर्शन टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स। ठीक है, बाकी बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर नो एब्सोल्यूट रूल्स फॉर हाउ दीज कॉस्ट शुड बी अपोर्शन, बट द बेसिस फॉर अपोर्शनमेंट शुड बी फेयर एंड कंसिस्टेंट। आप जो बेस सेलेक्ट करो वो फेयर होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए, ऐसी बेस होनी चाहिए जो उस कॉस्ट को डिराइव करती हो, और कंसिस्टेंट रहो उस बेस में। मतलब ऐसे नहीं एक महीने इस कोई बेस यूज कर ली, अगले महीने कोई दूसरी बेस यूज कर ली, ऐसे ऐसे नहीं करना। यही शर्त आपके पास रीअपोर्शनमेंट के लिए है कि जो बेस सेलेक्ट की है वो फेयर हो और कंसिस्टेंट हो। ठीक है, चलो बस अब हम करते हैं, कल हम करेंगे एब्सॉर्प्शन वाली स्टेज। तो आज के लिए बस आपने असाइनमेंट अब लाजमी अटेम्प्ट करके आनी है। ओके, अल्लाह हाफिज।